चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है ब्रेन का, यानी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें मेनली हमारे मोटर सिस्टम को अफेक्ट करता है। उसके बाद से जैसे ही प्रोग्रेस करता है मोटर सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद तो हमारे नॉन मोटर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। मोटर सिस्टम के इसके 4 कार्डिनल साइन है। फर्स्ट है जो है रिजिडिटी, मसल में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाएगा, टाइटनेस हो जाएगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। जो सेकंड है वो है ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया में जो मूवमेंट होगा वो बहुत स्लो होगा, नॉर्मल के कंपैरिजन में स्लो होगा। थर्ड जो है वो है ट्रेमर। ट्रेमर मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट होगा। इनवॉलेंटरी मूवमेंट मतलब बिना चाहे पेशेंट को बिना चाहे मतलब इच्छा के अनुसार मूवमेंट होते रहेगा। और जो फोर्थ है वो है पोस्चर इंस्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं जब हमारे मसल स्टिफ होंगे तो जो हमारे बॉडी का जो पोस्चर होगा, पोस्चर को अफेक्ट करेगा, जिससे कि पेशेंट को बैलेंस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो 4 कार्डिनल सिम्टम्स है मोटर सिम्टम का। अब जो नॉन मोटर सिम्टम्स है, ये जैसे ही 4 कार्डिनल सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे पेशेंट में तो नॉन मोटर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे लॉस ऑफ स्मेल, कॉन्स्टिपेशन, रैपिड आई मूवमेंट और कुछ बिहेवियर डिसऑर्डर भी मिलेंगे जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह। और जो पार्किंसन डिजीज है ये मेल में ज़्यादा होने के चांस होता है वुमेन के कंपैरिजन में। और जो पार्किंसन डिजीज है ये सेकेंड मोस्ट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है पूरे वर्ल्ड में। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। पार्किंसन डिजीज पीडी यानी पीडी इज अ लॉन्ग टर्म डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट मेनली अफेक्ट मोटर सिस्टम। हाँ, तो ये जो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है वो मेनली सबसे पहले मोटर सिम्टम को अफेक्ट करेगा, सिस्टम को अफेक्ट करेगा। देन पार्किंसन डिजीज इज अ न्यूरो डिजेनरेटिव। हाँ, मैंने बताया है ये न्यूरो डिजेनरेटिव, जो नर्व होगा वो डिजेनरेट होने लगेंगे। That affect predominantly dopamine producing dopaminergic neurons in a specific area of the brain called substantia nigra। अब जो डिजेनरेशन होगा ये मेनली जो हमारे जो डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है उसको अफेक्ट करेगा और उन सेल का डेथ होने लगेगा। और जहाँ पे ये जो डोपामिन प्रोड्यूस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सबस्टेंसिया नाइग्रा। नेक्स्ट पॉइंट, it is a movement disorder of middle and old age that affect 1% of elderly population। हाँ, तो ये जो पार्किंसन डिजीज है ये मिडिल और ओल्ड एज यानी आफ्टर 50 ईयर को ज़्यादा इफेक्ट करता है और जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनमें 1% ही चांस है होने का। इट इज 2.5 टाइम्स मोर प्रिवलेंट इन मेल्स देन फीमेल्स। हाँ, मैंने बताया ही कि मेल्स के में ज़्यादा होने के चांस है फीमेल्स के कंपेरिजन में। अब पार्किंसन डिजीज के रिस्क फैक्टर क्या क्या वो रिस्क फैक्टर है जिससे पार्किंसन डिजीज होने का चांस होता है? तो सबसे पहले एज, ये कहीं ना कहीं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा आफ्टर 50 तो ये इस पार्किंसन डिजीज का ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है एज। जो सेकेंड रिस्क है वो है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को पार्किंसन डिजीज है तो उसके जो न्यू जनरेशन है उसमें भी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। थर्ड है मेल जेंडर, मैंने बताया है कि ये ज़्यादा मेल को अफेक्ट करता है फीमेल के कंपैरिजन में। फोर्थ जो है वो है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर, मेटल, मैग्नीशियम, आयरन, वेल वाटर रेस। हाँ, अब जैसे जो फार्मर होते हैं वो पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का यूज ज़्यादा करते हैं, या कुछ मेटल होगा जैसे मैग्नीशियम, आयरन, या जो हम कुएँ से पानी निकालते हैं उन सब की वजह से भी जो पार्किंसन डिजीज का चांस होता है वो ज़्यादा होता है होने का। और है रेस, किस कम्युनिटी में रह रहा है, कहाँ पे रह रहा है वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है वो है लाइफ एक्सपीरियंस, ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस। अब कहीं ना कहीं अगर लाइफ एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, जो पेशेंट है वो मैक्सिमम टाइम मेंटल ट्रॉमा से गुजरा हो या इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा लिया हो, जिससे जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है वो उनमें अफेक्ट होगा और वो डेथ होने लगेंगे, जिससे जो डोपामिन लेवल है वो इनबैलेंस हो जाएंगे। जो नेक्स्ट है वो इन्वर्स को रिलेशन बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग, कैफीन इंटेक। और कहीं ना कहीं जितने भी स्मोकिंग वगैरह है ये सब, ये भी हमारे ब्रेन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते ही हैं। हेड इंजरी हो गया हो, एयर पोल्यूशन की वजह से भी हो सकते हैं, और डाइट एंड लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो जो पार्किंसन डिजीज है इसके 4 कार्डिनल साइंस हैं, जिसमें से फर्स्ट है वो है ट्रेमर।
तो रेस्टिंग ट्रेमर्स इन द लिम्ब मोस्ट कॉमनली इन वन हैंड विच डिसअपियर विथ वॉलेंट्री मूवमेंट। हाँ, जैसे मतलब जो लिम्ब होगा वो रेस्टिंग पोजीशन में होगा तो वहाँ पे जो इनवॉलेंट्री ट्रेमर होने लगेंगे और ये जैसे ही पेशेंट मूवमेंट करेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएंगे। ट्रेमर अकर इन डिस्टल पोर्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी स्पेशली इन हैंड। अब जो ट्रेमर होगा वो प्रोक्सिमल यानी प्रोक्सिमल पार्ट पर ना होकर डिस्टल पार्ट्स पे ज़्यादा होने का चांस रहेगा। पिल रोलिंग मोशन इन, और किस मोशन में होगा, रोलिंग टाइप के मोशन में होगा ये मूवमेंट। जो सेकेंड कार्डिनल साइन है मोटर सिम्टम्स का वो है रिजिडिटी ऑफ मसल, स्लोनेस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। अब रिजिडिटी की वजह से जो मूवमेंट होगा वो स्लो हो जाएंगे। स्टिफनेस एसोसिएटेड विथ वेगू एक्किंग एंड डिसकम्फर्ट ऑफ लिंग, और स्टिफनेस की वजह से जो लिम्ब है वहाँ पे डिसकम्फर्ट होने लगेंगे। डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट, अब और जो मूवमेंट कोई भी पेशेंट मूवमेंट इनिशिएट करने का कोशिश करेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। पेशेंट मूव मिनिमली व्हेन सीटिंग, इडिमा कैन डेवलप इन फीट, लेग्स, हैंड्स, आर्म। हाँ, अब पेशेंट मूवमेंट तो करेगा नहीं, बहुत ज़्यादा कम होगा और ज़्यादा टाइम बैठे रहेगा, जिससे कि उसके पैरों में, लेग्स में और हैंड्स, आर्म में जो इडिमा होने का चांस भी ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड है वो है ब्रेडिकार्डिया या ब्रेडिकाइनेजिया। गेट इज स्लो विद द ड्रैगिंग ऑफ फुट, डिक्रीज आर्म स्विंग ऑन द अफेक्टेड साइड। अब इसमें ये होगा कि मूवमेंट स्लो हो जाएगा। मूवमेंट स्लो होने की वजह से जब भी पेशेंट मूवमेंट करेगा, गेट चलने की कोशिश करेगा तो वो फुट को प्रॉपर लिफ्ट ना करके ड्रैग करके चलेगा, और जो स्विंग, जो आर्म, जो चलते टाइम में जो आर्म स्विंग होती है वो भी बहुत कम हो जाएंगे। पोस्चरल डिस्टर्बेंस या इंस्टेबिलिटी भी हो जाएगी। स्टॉप ओवर पोस्चर विथ ए स्मॉल सफलिंग स्टेप एंड ऑफन अ ब्रॉड बेस ऑफ टर्न्स। अब जो पोस्चर होगा वो पोस्चर छोटा हो जाएगा, यानी मसल की स्टिफनेस की रिजिडिटी की वजह से जो मसल की लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होने की वजह से जो पेशेंट का बॉडी का पोस्चर है वो शॉर्ट हो जाएगा, सफलिंग स्टेप में आ जाएंगे। फोर आर्म एंड सेमी फ्लेक्स, जो फोर आर्म होगा वो सेमी फ्लेक्स, न्यूट्रल से सेमी फ्लेक्स में आ जाएंगे। फिंगर आर फ्लेक्स एट द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, जो फिंगर है वो भी मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे आके फ्लेक्स हो जाएंगे। अब कुछ सेकेंडरी मोटर सिम्टम्स हैं जैसे हाइपोमीमिया। हाइपोमीमिया में ये होता है फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं मसल के रिजिडिटी की वजह से। डिसआर्थिया, स्मीकिंग में प्रॉब्लम होगा। डिसफेगिया, मसल कुछ खाने की कोशिश करेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा। सैलोरिया यानी जो स्लाइवा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। सफलिंग गेट, जो गेट पैटर्न होगा वो भी चेंज हो जाएगा। और फ्रीजिंग, यानी कभी कभी पेशेंट जो होगा प्रॉपरली फ्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पार्किंसन डिजीज आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले डीजेनरेटिव ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा ऑफ मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा है वहाँ पे जो भी डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स है वो डीजेनरेट होने लगेंगे या डेथ करने लगेंगे, जिससे ये होगा डिस्टर्ब द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइल कोलाइन इन बेसल गैंग्लिया। और जो बेसल गैंग्लिया में जो डोपामिन रिलीज होते हैं और एसिटाइल कोलाइन उनमें डिस्टर्बेंस आ जाएंगे। और हम ये जानते हैं कि डोपामिन का और एसिटाइल कोलाइन का हमारे मसल को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इम्बैलेंस हो गए डोपामिन और एसिटाइल कोलाइन, इम्पेयर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक कंट्रोलिंग। अब जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो प्रॉपर मसल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे कि लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, मसल का जो कंट्रोल है वो लॉस हो जाएगा। ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेजिया, और जिससे कि मसल में इनवॉलेंट्री, पेशेंट में इनवॉलेंट्री मूवमेंट, स्टिफनेस, मूवमेंट इन स्लोनेस, ये सब हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्मल है एनएमजी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहाँ पे डोपामिन का जो बैलेंस लेवल है वो सही है, तो मूवमेंट भी सही से हो रहा है। बट जैसे ही पार्किंसन अफेक्टेड जो पर्सन है उसका जो एनएमजी है वहाँ पे डोपामिन का लेवल इनबैलेंस हो गया, जिससे कि मोटर मूवमेंट जो डिसऑर्डर आ गए हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, पास्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टिफनेस वगैरह, रिजिडिटी वगैरह चेक करने के लिए, वॉलेंट्री मूवमेंट, ये सब देखेंगे। उसके बाद से
कुछ इमेजिंग टेक्निक्स है जैसे एमआरआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एन एमआरआई रिवील ब्रेन ट्यूमर, नॉर्मल प्रेशर, हाइपोसेफेलस, वेस्कुलर पार्किंसनिज्म। अब एमआरआई होता है वो ब्रेन में अगर कोई और भी कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो, जो हमारे सीएसएफ में प्रेशर होता है वो नॉर्मल है कि नहीं, जो हाइड्रोसेफेलस होता है, जो सीएसएफ होता है वो बढ़ा है कि नहीं, वेस्कुलर पार्किंसन, ब्लड सप्लाई की वजह से तो पार्किंसन नहीं हो रहा है। डोपामिन ट्रांसपोर्टर डैट, ये क्या है, ये भी एक मेजर द क्वांटिटी ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। इसमें हम लोग जो डोपामिन ट्रांसपोर्टर है, इसमें डोपामिन का जो लेवल है, क्वांटिटी है, उसको मेजर करते हैं। थर्ड है वो न्यूरो इमेजिन कैसे कर सकते हैं। इट इज़ अ नेसेसरी व्हेन पेशेंट हैव ए टाइपिकल फीचर लाइक अर्ली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। अब जैसे पेशेंट में थिंकिंग वगैरह जो भी कॉग्निटिव फंक्शन है, थिंकिंग, लर्निंग, ये सब में अगर प्रॉब्लम होगी तो हम लोग न्यूरो इमेजिन करते हैं, जैसे पोजिशनिंग इमिशन टेमोग्राफी, पीट बोलते हैं, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दो ये टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग न्यूरो इमेजिन करते हैं। कुछ जेनेटिक टेस्ट हैं, जैसे हमें पेशेंट को पार्किंसन डिजीज हुआ है कि नहीं ये जानने में हेल्प करते हैं। अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सिम्टम सपोर्ट अप्रोच में सबसे पहले स्पीच थेरेपी देंगे, पेशेंट को कैसे मतलब बोल नहीं पा रहा है तो उसे असिस्ट करेंगे बोलने में। फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और फिजियोथेरेपी का मैनेजमेंट ही हम पढ़ेंगे आगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से भी कर सकते हैं। फार्मेलॉजिकल में लिविडोपा विथ कार्बिडोपा, और जो बीबीबी क्रॉस करने के लिए लिविडोपा को कार्बिडोपा की असिस्टेंट चाहिए तो लिविडोपा के साथ कार्बिडोपा मेडिसिन देंगे। डोपामिन एंटागोनिस्ट, जो अगर डोपामिन का लेवल बढ़ गया है तो उसके लिए एंटागोनिस्ट मेडिकेशन देंगे। एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और एंटीवायरल, अगर वायरल की वजह से अगर पार्किंसन डिजीज होने का सिम्टम्स आया है, पार्किंसन डिजीज हुआ है, तो एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। अब आते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमारा क्या क्या गोल होगा फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट करते टाइम में। तो सबसे पहले ये है कि जो भी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन होगा उसे हम लोग इम्प्रूव करना है। कैसे, क्योंकि मसल जो भी होगा वो स्टिफ हो जाएंगे, रिजिडिटी में चले जाएंगे। तो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को अचीव करना। स्ट्रेंथ वीकेंड मसल, अब जो मसल वीक हो गई हैं उन्हें स्ट्रेंथ करना। इम्प्रूव पोस्चर भी है इसमें, मसल रिजिडिटी की वजह से पोस्चर भी होता है इनबैलेंस हो जाते हैं, तो पोस्चर को सही करना, बैलेंस को इम्प्रूव करना। अब पोस्चर की वजह से जो गेट पैटर्न होगा वो भी चेंज हो जाता है, तो गेट ट्रेनिंग देते हैं। जो मसल फटीग होता है, वीकनेस की वजह से मसल फटीग होने लगेंगे तो उसे रिड्यूज करना। प्रॉपर कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज करा के पेन को रिड्यूज करना, पेन भी होगा कहीं ना कहीं रिजिडिटी है तो। और इंक्रीज एरोबिक कैपेसिटी, जो हमारे हार्ट का जो कैपेसिटी है उसे इम्प्रूव करना। तो सबसे पहले हमारे टेक्निक जो फिजियोथेरेपी टेक्निक अप्लाई करेंगे वो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, यानी पेशेंट को रिलैक्स करेंगे प्रॉपर। तो कैसे रिलैक्स करेंगे, जेंटल रॉकिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूसिंग जनरलाइज रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सेसिव मसल टेंशन ड्यू टू रिजिडिटी। मेन स्मूथ मूवमेंट कराएंगे, ऐसे मूवमेंट जिससे कि पेशेंट को रिलैक्सेशन फील हो। जैसे अगर पेशेंट बेड पे सोया हुआ है तो रोलिंग एक्सरसाइज स्लोली मूवमेंट में कराएंगे। उसके बाद से साइड टू साइड फॉरवर्ड कराएंगे, बैकवर्ड मूवमेंट कराएंगे, जिससे कि मसल स्टिफनेस है वो रिड्यूज हो जाए। स्लो रिदमिक रोटेशनल मूवमेंट of the extremity and trunk can proceed interventions such as range of motion, stretching and functional training. For example, hook line, lower trunk rotation and side line rolling and upper and lower trunk segmental rotation after use promote relaxation। हाँ, इसमें स्लो रिदमिक एक्सरसाइज कराना है सर्कुलर मोशन में, जो भी एक्सट्रीमिटी है उसको, जैसे दोनों हाथ पैर हो गए उनका कराना है, फिर ट्रंक का कराना है। जैसे उसमें ये हो रेंज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज भी हो, जो मसल है उसका प्रॉपर स्ट्रेचिंग हो, फंक्शनल ट्रेनिंग, फंक्शनल मूवमेंट भी करा सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए बोल सकते हैं, या किसी भी टाइप का फंक्शनल मूवमेंट। जैसे एग्जांपल में जैसे ट्रंक को रोटेट करेंगे, जो लोअर ट्रंक है उसे रोटेट कर सकते हैं, साइड रोलिंग करा सकते हैं, और जो अपर एंड लोअर ट्रंक है उसको सेगमेंट में अलग अलग सेगमेंट बाय रोटेशन करा सकते हैं। जो अगला टेक्निक है वो है PNF टेक्निक एंड रिदमिक इनिशिएशन, जो प्रोप्रियोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन होता है। इसमें जो पेशेंट को होगा सबसे पहले पैसिवली PNF टेक्निक में कराएंगे, पैसिवली करने के बाद एक्टिव असिस्टेड कराएंगे, और उसके बाद से धीरे धीरे रेसिस्टेंस अप्लाई करा के ये PNF टेक्निक यूज करेंगे।
उसके बाद से सेकेंड नंबर में करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, मतलब मसल को थोड़ा लूज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे एक्सरसाइज होगा, जो फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज होंगे वो कराएंगे। पैसिव स्ट्रेचिंग करेंगे, जो थेरेपिस्ट होगा वो खुद से स्ट्रेचिंग करेगा। होल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराएंगे, पेशेंट को कोई मूवमेंट करके वहाँ पर होल्ड करने के लिए बोलेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे और रिलैक्स कराएंगे। पैसिव पोजिशनिंग करेंगे, कोई अच्छे से मतलब अच्छे से पोजिशनिंग में करा के फ्लेक्सिबिलिटी कराएंगे। थर्ड जो है वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कराने के बाद मसल को स्ट्रेंथ करेंगे। ट्रेनिंग ड्यूरिंग ऑन पीरियड व्हेन पेशेंट इज एट हिज बेस्ट, एग्जाम्पल में 45 मिनट एंड 1 आवर आफ्टर मेडिकेशन। हाँ, तो जो पेशेंट के एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट टाइम है वो है 45 टू 1 आवर आफ्टर मेडिकेशन। मेडिकेशन जैसे ही दिया गया उसके 45 से 1 घंटे बाद हम लोग ट्रेनिंग करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। प्रीफर आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन रेदर देन आइसोमेट्रिक। हाँ, जो आप पीडी के पेशेंट होते हैं पार्किंसन डिजीज के, उनमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने से मना किया जाता है, कंट्रा इंडिकेटेड होता है, इसलिए हम लोग आइसोकाइनेटिक करेंगे, यानी अलग अलग रेंज पे हम लोग रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज मशीन सेफ़र देन वेट रेसिस्टेंस। हाँ, अब जो एक्सरसाइज मशीन आती है अलग अलग टाइप के, वो सेफ़ होती है, ना कि कोई रेसिस्टेंस अप्लाई करके, वेट रेसिस्टेंस वगैरह जैसे वेट कप हो गया ये सब का अप्लाई करके। अब जो नेक्स्ट है वो है फंक्शनल ट्रेनिंग। मूविंग इन बेड, रोलिंग एंड सुपाइन, सिटिंग, साइड लाइन रोटेशन एंड वेट बियरिंग इन साइड लाइन, इनहेंस ट्रांजिशन टू सिटिंग। हाँ, अब इसमें फंक्शनल ट्रेनिंग में जो पेशेंट को होंगे वो उसे बेड पे ही मूवमेंट कराएंगे। जैसे पेशेंट को बोलेंगे रोल करने के लिए, अगर प्रोन में है तो उसे बोलेंगे सीधे लेट जाओ, यानी सुपाइन में आ जाओ। अगर सुपाइन में आ गया तो उसे बोलेंगे बैठने के लिए, ये सब मूवमेंट कराएंगे। साइड लाइन में रोटेशन मूवमेंट भी कराएंगे और कुछ वेट वगैरह लगा देंगे, उसके वेट कप जैसा हो गया, उसके बाद से बोलेंगे इसे वो करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, जिससे कि ट्रांजिशन जो हो वो इन्हेंस हो बॉडी में। पेल्विक टिल्ट भी कराएंगे, जैसे एंटीरियरली टिल्ट करेंगे, पोस्टीरियरली टिल्ट करेंगे, साइड टू साइड कराएंगे। पेल्विक क्लॉक एक्सरसाइजिंग बॉल, और हाँ सॉरी पेल्विक क्लॉक एक्सरसाइज, जो बॉल जो थेरेपेटिक बॉल होती है उस पर एक्सरसाइज कराएंगे। क्या क्या एंटीरियरली जो हिप है उसको आगे की तरफ मोड़ के या पीछे की तरफ मोड़ के साइड टू साइड। सिट टू एंड स्टैंड एक्टिविटीज़ कराएंगे। अगर पेशेंट बैठने में वो है कंफर्टेबल है तो उसे स्टैंडिंग करने के लिए बोलेंगे। स्टैंडिंग ट्रेनिंग विथ रोटेशन, अगर स्टैंड हो जा रहा है तो असिस्टेंट के साथ रोटेशन कराएंगे। उसके बाद से फेशियल एक्सरसाइज भी कराना ज़रूरी होता है। जो नेक्स्ट है वो है बैलेंस ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग के बाद से हमारा जो मेन टारगेट हो, कहीं ना कहीं जो पेशेंट का बैलेंस होगा वो थोड़ा एबनॉर्मल हो गया होगा, तो बैलेंस को देखेंगे। बैलेंस ट्रेनिंग शुड बी एम्फेसाइज प्रैक्टिस ऑफ डायनेमिक स्टेबिलिटी टास्क। अब जो बैलेंस जो ट्रेनिंग है वो डायनेमिक स्टेबिलिटी में कराना है, ना कि स्टैटिक, यानी मूवमेंट करते हुए उसको बैलेंस कराना है। जैसे एग्जांपल में वेट शिफ्टिंग, एक पैर से दूसरे पैर पे वेट शिफ्ट कैसे करना है, कोई टारगेट दे देंगे उसे रीच करके आप छू के आओ तो रीचिंग करा सकते हैं। एक्जियल रोटेशन करेंगे हेड पे बोलेंगे लेफ़्ट राइट देखने के लिए। ट्रंक का ही वैसे ही कराएंगे सेम। उसके बाद से पूरे बॉडी का एक्जियल रोटेशन करा के कोई ऑब्जेक्ट करने होल्ड करने के लिए इत्यादि बोल सकते हैं। सीटेड एक्टिविटी कैन इंक्लूड सिटिंग ऑन थेरेपी बोले। अब इसमें सिटिंग एक्टिविटी कराएंगे, किस पे, थेरेपी बॉल पे, ताकि उसका जो भी बैलेंस हो वो इम्प्रूव हो सके। जो नेक्स्ट है वो है लोकोमोटर ट्रेनिंग। अब लोकोमोटर ट्रेनिंग में कैसे क्या कराएंगे, तो लेंथ एंड स्ट्रीट करेंगे। अब जो पेशेंट चल रहा है तो वो उसका स्ट्रीट लेंथ है, उसे बोलेंगे और थोड़ा लेंथ करने के लिए, थोड़ा बढ़ाने के लिए। ब्रॉड बेस ऑफ सपोर्ट करेंगे, और जो बेस ऑफ सपोर्ट होगा उसे ब्रॉड करेंगे। इम्प्रूव हील टू गेट पैटर्न, जो हील स्ट्राइक है एंड हिल स्ट्राइक है, टो लिफ्ट है, ये सब को इम्प्रूव करेंगे। पेशेंट के जो चलने की स्पीड है उसे इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज ट्रंक रोटेशन एंड आर्म स्विंग। अब जो ट्रंक का रोटेशन है और आर्म स्विंग वो भी पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में कम रिड्यूज हो जाते हैं, तो उन्हें भी इम्प्रूव करेंगे।
जो लास्ट है वो है पोस्चरल इंटरवेंशन। अब ये कराने के बाद के साथ साथ पोस्चरल जो पोस्चर है पेशेंट का उसे भी सही करना, करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको कैसे करेंगे, जो एक्सटेंशन मसल होती है वो लूज हो गई रहती है, क्योंकि जो फ्लेक्सर मसल है वो रिजिडिटी में चल गई है, तो एक्सटेंशन मसल लूज होती है। इनको प्रॉपर स्ट्रेंथ करेंगे, स्ट्रेच टाइट पेक्टोरलिस, जो भी फ्लेक्सर मसल है जो टाइट हुई है उनको स्ट्रेच करेंगे प्रॉपर। उसके बाद टीए स्ट्रेचिंग, टीए जो मैक्सिमम न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जो टेंडो एक्लिस है वो सबसे ज़्यादा टाइट होती है। रिदमिक इनिशिएशन जो मूवमेंट होगा वो रिदम में कराएंगे। हाँ, और जितना भी मैंने मैनेजमेंट का बताया ये वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, कुछ पेशेंट में क्या ज़्यादा एबनॉर्मलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो पेशेंट का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान है उसे चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।